गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम उनकी केमिकल रिएक्शंस को अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने मैनिक रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और कल हमने जो पढ़ा था बेंजोइन कंडेंसेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारा जो केमिकल रिएक्शन था वो क्या था, केमिकल रिएक्शंस कवर कर रहे हैं हम। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट मैंने आपको बताया था एल्डोल। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको मैंने कंडीशन ये कही थी कि रिएक्शन कम से कम 2 कार्बोनिल कंपाउंड में होती है। ठीक है, तो इसके बेस पर या तो इंटरमोलिक्यूलर हो सकती है या इंट्रामोलिक्यूलर हो सकती है। अगर दोनों कार्बोनिल अलग अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है CO ग्रुप, वो अगर अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड से हम ले रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया, उसी में 2 कार्बोनिल लिए तो इंट्रामोलिक्यूलर। ये सब चीज़ें आपसे मैंने डिस्कस की थी। फिर आपको ये कहा था कि हमें कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे लेने हैं जिनमें किसी एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है, दोनों में से किसी के पास भी अगर नहीं है, तो वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। ये कहा था ना। फिर आपको ये कहा था कि अगर मान लो 2 कार्बोनिल लिए, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब हम किसे दें। ठीक है, अब कौन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, कौन जो इनोलेट या इनोल फॉर्म है वो कौन बनाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी ना, तो वो इनोल या इनोलेट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर एल्डोल की कुछ एग्जाम्पल करके हमने उसको फिनिश कर दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या था उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बेंजोइन कंडेंसेशन में हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जो sp2 कार्बन से जुड़े हो। बेंजोइन कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड यूज़ करते हैं जो sp2 कार्बन से जुड़े हो। जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ करते हैं। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं जा रहा, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन अदर एलिफेटिक कंपाउंड्स भी देते हैं। अगर एरोमेटिक हो तो हम ट्राई करते हैं क्या कि उसका जो कार्बन है, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड ही ये रिएक्शन देंगे, क्योंकि कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि sp2 कार्बन होगा। सोचो आप, तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली बेंजोइन कंडेंसेशन देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें जो मध्यवर्ती है वो कार्बेनाइन बनता है। तो कार्बेनाइन जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। बताया था ना डिटरमाइनिंग स्टेप जो था इसका, कि उसमें पहले एक कार्बोनिल पर CN का अटैक होता है और फिर कार्बेनाइन बनता है। वो कार्बेनाइन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में आगे। ठीक है, तो अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी रिएक्ट करने की रेट भी ज़्यादा होगी। तो हमने ये कहा था कि जो कार्बोनिल है, हमें जो CN का अटैक है वो ऐसे कार्बोनिल पर करवाना है कि जब कार्बेनाइन बने तो वो लेस स्टेबल बने। और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम कब होती है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हो। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो हम ऐसा देख के और CN का अटैक करवा देते हैं। फिर प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि जिस कार्बोनिल पर CN का अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है। अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की थी कि बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो 3rd ऑर्डर का रिएक्शन है। 3rd ऑर्डर मतलब जो रेट है वो डिपेंड करती है जो भी हमने एल्डिहाइड यूज़ किए हैं उनके कंसंट्रेशन पर, और जो न्यूक्लियोफाइल CN है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 आता है। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ये चीज़ भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसमें जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे ही बेंजोइन कहा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन, ये बेंजोइन कंडेंसेशन था। थर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया था मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आप लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2 डिग्री एमीन। हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड ही ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम दूसरा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, लेकिन जो एमीन है वो हमेशा 2 डिग्री ही रहेगी। ठीक है ना। तो फिर इन दोनों की रिएक्शन से हमने क्या बनाया था? इमीनियम आयन। फिर वो इमीनियम आयन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो मैंने पिरोल के साथ करवाई थी ना। पिरोल का मैंने एग्जाम्पल लिया था और आपको बताया था कि पिरोल में अनुनादी संरचनाओं के दौरान अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, तो उस नेगेटिव की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अल्फ़ा पे भी आता है और बीटा पे भी आता है। तो हमने एक बार अल्फ़ा पे अटैक करवाया और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक की, एक बार बीटा पे करवाया और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक की। तो जब अल्फ़ा पे अटैक होता है तो बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या 3 होती है और बीटा पे करवाते हैं तो 2 होती है, जो ये प्रूव करती है कि अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो उतना ही स्टेबल होगा। मतलब जो अल्फ़ा पर जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बीटा से ज़्यादा होगी। ये चीज़ थी। ठीक है, मैनिक रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली थी। ये रिएक्शन जनरली एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, लेकिन कभी कभी एलिफेटिक कंपाउंड भी मैनिक रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा पीछे का जो भी केमिकल रिएक्शन था, इनको बार बार डिस्कस करने का मेरा यही मोटिव है कि ये आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। इसके लिए ज़रूरी है आपका डेली इसको पढ़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या ले रही हूँ? विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन क्या होती है? देखो, इसका यूज हम एल्कीन बनाने के लिए करते हैं। एल्कीन फॉर्मेशन मुझे करना है तो मैं विटिंग रिएक्शन काम में लूँगी। और एल्कीन बनाता कहाँ है? जहाँ कार्बोनिल का CO होता है उसकी जगह पर एल्कीन आ जाती है। समझ रहे हो? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फॉस्फोरस इलाइड से की जाती है। अब इलाइड क्या होता है अभी मैं बता दूँगी। ठीक है, अभी आएगा। फॉस्फोरस इलाइड से जब करवाई जाती है तो हमें मिलती है एल्कीन। तो हम क्या कह दें कि जहाँ भी कार्बोनिल होगा वहाँ हम डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं विटिंग रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने ये कोई कार्बोनिल लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई PPS3 के साथ। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है PPS3 के साथ एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में, एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में, और ये हम बेस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा एल्कीन। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो इम्पोर्टेंट है, किस तरह से रिएक्शन होती है। देखो सबसे पहले फॉस्फोरस को देखो, फॉस्फोरस के साथ 10 pH जुड़े हुए हैं, 10 pH है। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, नाइट्रोजन वाले वर्ग में आता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। इसने 3 बना रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, 3 भी बनाता है। ऑक्टेट पूरा है ना 3 में, देखो एक लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरा है। अब जैसे ही हम इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ही हम इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है फॉस्फोरस का लोन पेयर, वो यहाँ टेक करता है, Cl को भगा देता है। इसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। ठीक है ना, तो इस स्टेप को मैं SN2 स्टेप बोल सकती हूँ क्या? क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये स्टेप कैसा है? SN2।
SN2 मैकेनिज्म से हमें क्या मिलता है, हमें इस Cl के सब्स्टिट्यूशन से ये चीज़ मिलती है, देखो PPS3 CH3। अब देखो फॉस्फोरस ने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाया है, समझ रहे हो। तो उस पर चार्ज क्या आना चाहिए, उस पर चार्ज आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हमने बेस यूज़ किया है RLI, सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे कहा जाता है, मैंने कहा था इसका जो एल्किल ग्रुप है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है RMGX के एल्किल से, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है क्योंकि उसके पास ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको अपना पॉजिटिव न्यूट्रल करना है तो इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा ना कहीं से, तो एक तरह से विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा यहाँ। तो ये RLI इस H को यहाँ से हटा देगा और हमें ये चीज़ मिल जाएगी, समझ रहे हो। ये होता है फॉस्फोरस इलाइड। जब पॉजिटिव नेगेटिव किसी एक ही कंपाउंड में एक डाइपोलर की कंडीशन जब प्रेजेंट होती है उसे हम इलाइड बोलते हैं, समझ रहे हो ना। जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन किसी एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उस स्पीशीज़ को हम इलाइड बोलते हैं। फॉस्फोरस पे आ रहा है पॉजिटिव तो फॉस्फोरस इलाइड, नाइट्रोजन पे आएगा तो नाइट्रोजन इलाइड, ठीक है। ये फॉस्फोरस इलाइड है। फॉस्फोरस इलाइड जिसे हम विटिंग रिएजेंट भी कहते हैं क्योंकि विटिंग रिएक्शन में यही आगे पार्टिसिपेट करने वाला है। विटिंग रिएजेंट बोल दो या फॉस्फोरस इलाइड बोल दो, आगे विटिंग रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया है, विटिंग रिएजेंट। अब क्या करना है, अब जो भी कार्बोनिल आपने यूज़ किया है उसको लेके आओ, उसकी रिएक्शन इस विटिंग रिएजेंट से करवाओ। अब देखो जब आप रिएक्शन करवाओगे आपको अच्छे से ये चीज़ पता है कि ऑक्सीजन के -I की वजह से इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आता है ना, मतलब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैक करना चाहिए, ये चीज़ होती है भाई। देखो मतलब हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए क्या, O- CH2 PPS3 और इस पर पॉजिटिव, ये चीज़ मिलेगी क्या। अब देखो जब ये वाला स्टेप होता है तो हम क्या चाहते हैं कि जो फॉस्फोरस है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो सेम प्लेन में हो, दोनों को सेम प्लेन में हम लाना चाहते हैं। दोनों सेम प्लेन में होंगे तभी तो इनमें बॉन्ड बनेगा भाई। सेम प्लेन का मतलब समझो जैसे ये CO है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब जैसे ही CH2 ने यहाँ अटैक किया, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ आ गया अपना फॉस्फोरस और यहाँ अपना है कार्बन, यहाँ है अपना ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन दोनों को सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। मान लो ऑक्सीजन ऊपर है और फॉस्फोरस नीचे है तो बॉन्डिंग ईजिली नहीं होगी, इनको सेम प्लेन में आना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो मैं क्या करूँगी कि ऑक्सीजन को भी नीचे लेके जाऊँगी, फॉस्फोरस को भी नीचे लेके जाऊँगी तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। या क्या करूँगी, अगर ये प्लेन में है ऑक्सीजन तो फॉस्फोरस भी कहाँ होना चाहिए, प्लेन में, ताकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो आसानी से हो सके, समझ रहे हो ना। बॉन्डिंग इजीली हो सके इसके लिए इन दोनों का सेम प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब विटिंग रिएक्शन को थोड़ा ब्रॉड स्केल पे हम देखेंगे ना तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है वो आपस में कैसे होने चाहिए, सिन पेरी प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, समझ रहे हो ना। यहाँ तो आराम से सेम प्लेन में ये लो कर दिया अटैक, हमारे पास ये चीज़ आएगी क्या, देखिए ये चीज़ बनेगी अपने पास, ठीक है। अब ये चीज़ बनने के बाद फॉस्फोरस पे कोई चार्ज आएगा क्या, फॉस्फोरस पे कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। क्यों आएगा, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही बॉन्ड ये बना रखा है तो ये तो न्यूट्रल है,
समझ रहे हो। अब लेकिन फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, कल ही आया था। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैकेंट डी भरने के लिए, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बन गया देखो, ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव हटाने के लिए देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसके बॉन्ड कितने हो गए 6, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ रहे हो ना। देखो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ आ गया अपने पास CH2, ये CH2 ही था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एल्केन बन गई। और ये बाहर हो गया PPS3 डबल बॉन्ड O। ये विटिंग रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड की भी जगह एल्केन या डबल बॉन्ड जनरेट किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमें कार्बोनिल की जगह डबल बॉन्ड जनरेट करना हो तो हम विटिंग रिएक्शन का यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना मैकेनिज्म। इसका जो रिएजेंट है वो क्या होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन PPS3 और एल्किल हैलाइड विथ बेस। ये अगर आपको गिवन है तो आप कार्बोनिल कंपाउंड पर विटिंग रिएक्शन करवा सकते हो। ये हमें गिवन है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, PPS3 रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड से, SN2 रिएक्शन देगा क्योंकि फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पर अटैक करके Cl को भगाएगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हुई और हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई। यह आने के बाद आपने इसको बेस दिया, बेस ने ये वाला H हटाया क्योंकि इसके विड्रॉइंग पावर की वजह से ये वाला H एसिडिक है। ठीक है, ये H यहाँ से जैसे निकलेगा वही नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक ही कंपाउंड में है इसलिए इसको इलाइड बोल देंगे, और पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस पे आ रहा है तो इसलिए इसको फॉस्फोरस इलाइड बोल देंगे। समझ गए ना। फॉस्फोरस इलाइड ही विटिंग रिएक्शन का विटिंग रिएजेंट होता है। समझ गए ना। फिर उस विटिंग रिएजेंट की रिएक्शन हमने कार्बोनिल कंपाउंड से करवाई। कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन के -I की वजह से। ठीक है, तो वहाँ अपने विटिंग रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद हमारे पास ये स्पीशीज़ आएगी जिसके लिए मैंने आपको कहा है कि O- और फॉस्फोरस जो है वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी आपस में बॉन्ड आसानी से बनाएंगे। ठीक है, बन गया बॉन्ड। बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए क्योंकि लेस स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ले लेता है तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है, बहुत कम टाइम के लिए ये मेंटेन रहता है रिएक्शन में। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विटिंग रिएक्शन के दौरान हमें देखने को मिलती है। फिर ऐसे एलिमिनेट होके हमें क्या मिल जाता है भाई, हमें एल्कीन मिल जाता है। समझ गए होंगे ना, समझ गए मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हो ही गया। अब इसी पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें हम विटिंग रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे कार्बोनिल से। देखना देखो कार्बोनिल कंपाउंड ये वही दोनों कार्बन है यहाँ, मतलब ये कीटोन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है CH CH3 CH3 CH2Cl, ये अपना एल्किल हैलाइड है। साथ में हमें लेना है फॉस्फोरस ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और हमें लेना है बेस जो जनरली RLI ही यूज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका प्रोडक्ट बनाओ
अगर आपको इसका प्रोडक्ट बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है भाई, डायरेक्ट नहीं आता है तो अभी हमने मैकेनिज्म देखा है, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं अभी मैं बताती हूँ। देखो क्या करना है, हमें अच्छे से पता है यहाँ से Cl भागने वाला है और एक H भी भागने वाला है, मतलब ये तीनों चीज़ें मिलके हमें ये चीज़ देंगी PPS3 पॉजिटिव। जहाँ हेलोजन लगा हुआ है उसका एक H और जो भी हेलोजन उसको भगा दो और बाकी का पूरा एल्किल ऐसे कैसे लगा दो। जिस एल्किल हैलाइड में जो Cl है और जिस पोजीशन पर Cl जुड़ा हुआ है उसके एक H और उस हेलोजन को हटा दो, एल्किल हैलाइड के हेलोजन और जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उसके H को हटा दो और इस तरह से फॉस्फोरस से जोड़ दो। क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस इलाइट बन गया ना, ये चीज़ बनेगी। ठीक है ना। अब देखो अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिज्म से भी ये चीज़ मिलने वाली है। क्या करोगे आप मैकेनिज्म में? देखो इसी का मैकेनिज्म बताऊंगी, फिर डायरेक्ट बताऊंगी प्रोडक्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करता है PPS3 के साथ। PPS3 में फॉस्फोरस का जो लोन पेयर होता है भाई वो अटैक करता है यहाँ और इस तरह से SN2 रिएक्शन देता है। ये चीज़ की है भाई, अभी की है, ये बनेगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको बेस देंगे ये वाला H हटेगा क्योंकि इसके पास में तो यही है, इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इस पे लगेगा क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। सबसे पास में ये है तो सबसे ज़्यादा माइनस आई यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, तो यहाँ माइनस आई ज़्यादा लग रहा है तो ये वाला H ही निकलेगा। RLI जैसे ही देंगे ये वाला H निकल जाएगा यहाँ से और आपको ये चीज़ मिल जाएगी CH3। ये बन गया अपना क्या, विटिंग रिएजेंट, जो मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बनाना बताया था। समझ रहे हो किस तरह से विटिंग रिएजेंट डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। जहाँ हेलोजन लगा हुआ है उस हेलोजन को और उस कार्बन पर जुड़े एक H को हटा दो और उस कंपाउंड को फॉस्फोरस से जोड़ दो, बन गया फॉस्फोरस इलाइट। अब अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता तो देखो क्या करते, कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन को हटाना है और इस फॉस्फोरस के आगे वाले ग्रुप को जोड़ना है, मतलब इस ऑक्सीजन को भगाना है और इसकी जगह इसको जोड़ना है, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। इस डबल बॉन्ड को हटाना है और इस ऑक्सीजन को हटाना है और आगे वाले इस ग्रुप को यहाँ जोड़ना है। अब मैकेनिज्म से भी देख लो, ये चीज़ आएगी। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फॉस्फोरस इलाइट से, यही है फॉस्फोरस इलाइट। ये होगा भाई, सबसे पहले क्या बन जाएगा देखेंगे, यहाँ जुड़ गया CH3 PPS3 O नेगेटिव और फॉस्फोरस पे इसका पॉजिटिव, ये सब तो मेंटेन है। अब इन दोनों में रिएक्शन होगी और आपको ये चीज़ मिल जाएगी CH3 PPS3। ये लो न्यूट्रल कंपाउंड बना है आराम से। देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, इस स्पीशीज़ को क्या नाम हम दे सकते हैं, 1 2 3 और 4। 1 और 4 पोजीशन पे डाइपोल बन रहा है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव को डाइपोल ही तो कहेंगे आप, तो इसे आप क्या कह सकते हो, 1,4 डाइपोलर स्पीशीज़। क्योंकि विटिंग रिएक्शन में हमारे पास 1 और 4th पोजीशन पर 2 पोल बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनते हैं, इसलिए इस स्पीशीज़ को हम 1,4 डाइपोलर स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं। आई का स्टेप तो आपको पता ही है भाई, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहाँ देगा। ये चीज़ हो गई ना, पूरा बताने की ज़रूरत थोड़ी है, अभी तो किया था। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ भेजेगा। ये चीज़ तो होने वाली है आगे।
तो बस मैंने यही कर दी। क्या बन गया देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन और इस CH के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये आगे CH3 लगा हुआ है। जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट बनाया है वही बनाया भाई। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बहुत ही इजी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर आना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो ट्राई यही कर रही हूँ, तो आपको डायरेक्ट भी बनाना है। मैकेनिज्म तो ज़रूरी है ही है, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी कार्बोनिल है उसके ऑक्सीजन को हटाओ और उसकी जगह एलाइड का जो एल्किल ग्रुप है वो लगा दो, बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल दूंगी मैं, इसमें डायरेक्ट बनाना। देखो मैं ये बोल सकती हूँ क्या, पहले मेरा क्वेश्चन ही रहेगा, मान लो कि हम किसी भी कंपाउंड में विटिंग रिएक्शन की हेल्प से एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं क्या। विटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं क्या। एंडोसाइक्लिक यानी रिंग के अंदर और एक्सोसाइक्लिक यानी रिंग के बाहर, ये चीज़ है। तो हम विटिंग रिएजेंट की हेल्प से कभी भी एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं बना सकते भाई। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर थोड़ी ना कार्बोनिल प्रेजेंट हो सकता है। अगर देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनने का मतलब ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। कैसे भी नहीं आप बना सकते हो, कैसे, अगर यहाँ पर CO होता तो भाई एल्केन तो यहाँ बनेगी ना, यही बनेगी, ठीक है। कार्बोनिल चाहे जहाँ भी हो, अंदर तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना। मतलब जो विटिंग रिएक्शन है उससे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं, एंडोसाइक्लिक जनरेट नहीं होता। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड जनरेट किया जा सकता है बाय हेल्प ऑफ विटिंग रिएजेंट, समझ रहे हो ना। सिर्फ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप जनरेट कर सकते हो, एंडोसाइक्लिक जनरेट नहीं कर सकते विटिंग रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएंगे, बार बार मैकेनिज्म बताने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट भी आना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे आपके पास ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। मैंने आपको ये लो, ये रिएजेंट है और हमें प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले तो हमें दिए गए एल्किल हैलाइड से हमें विटिंग रिएजेंट बनाना आना चाहिए डायरेक्ट। कैसे बनाएंगे, क्या कहा मैंने, जहाँ हेलोजन लगा हुआ है उस हेलोजन को और उस कार्बन पर जुड़े H को हटा दो और फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो। ये चीज़ तो बोली थी ना, बस बन गया विटिंग रिएजेंट। क्या करना था कि जहाँ हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन से हेलोजन और लगे हुए एक H को हटा दो और फॉस्फोरस से जोड़ दो, बन गया विटिंग रिएजेंट। अब बस, अब तो पता ही है हमें विटिंग रिएजेंट, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ से ये जो भी एल्किल है वो इसकी जगह आके जुड़ जाएगा। मतलब अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं कुछ ऐसे बना देती, क्या इसके ऊपर आके क्या जुड़ जाएगा, ये ग्रुप, बस हो गया विटिंग रिएक्शन। समझ रहे हो ना कैसे करना है भाई। मैकेनिज्म आपको अच्छे से बता दिया है 2 बार 2 एग्जाम्पल से। अब डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं वो देखना है, जो आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे आप विटिंग रिएक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, समझ गए होंगे ना। बस ये ध्यान रखना है, विटिंग रिएक्शन से कभी भी एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हमेशा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ही जनरेट होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक विटिंग रिएजेंट कब रिएक्शन देता है, कब नहीं देता है और कब कहाँ रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास क्या है, 2 कार्बोनिल है, एक तो एल्डिहाइड है
और एक कीटोन है। ठीक है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। मुझे इन दोनों में से रिएक्टिविटी चेक करनी है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है ना, एक अपने पास कीटोन है और एक अपने पास एल्डिहाइड है। हमें इन दोनों में से ये देखना है कि जब हमारे पास कीटोन हो और एल्डिहाइड हो तो हम विटिंग रिएक्शन जो है वो कहाँ करवाएंगे। ठीक है ना, अब देखो की पॉइंट 1 कि जब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो रिएक्शन उस कार्बोनिल पर होगी जो मोर रिएक्टिव होगा। जो मोर रिएक्टिव होगा, जिसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, उस पर ही तो नेगेटिव अटैक कर पाएगा ना विटिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो देखो अपने पास दो कार्बोनिल होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। यही चीज़ है। तो हम क्या कहते हैं भाई कि जब यहाँ पॉजिटिव आता है तो कीटोन में 2 मेथिल का प्लस आई लगता है, जो यहाँ आने वाले पॉजिटिव को कम कर देता है, और यहाँ सिर्फ 1 मेथिल का प्लस आई लगता है, तो यहाँ पॉजिटिव उतना न्यूट्रल नहीं हो पाता है। तो जिस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा आएगा वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा भाई, वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा, तभी तो आने वाला विटिंग रिएजेंट का नेगेटिव इस पर अटैक करेगा आसानी से। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि विटिंग रिएक्शन में जब हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड दोनों कार्बोनिल प्रेजेंट हो तो विटिंग रिएक्शन एल्डिहाइड पर सबसे पहले होती है। सबसे पहले विटिंग रिएक्शन कहाँ होती है? एल्डिहाइड पर। समझ गए? सेकंड की पॉइंट कि अगर मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, जैसे ये है, तो क्या विटिंग रिएक्शन डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन देगा? नहीं भाई, क्यों देगा? यहाँ कौन सा डाइपोलर वाली कंडीशन है? यहाँ तो डाइपोल बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक है ना, तो विटिंग रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, ये सिर्फ कार्बोनिल का ही क्या करता है, कार्बोनिल पर ही रिएक्शन देता है, ये कभी भी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं देता। अगर मैंने एस्टर ले लिया तो देखो ये जो CO है वो कार्बोनिल का नहीं है। कार्बोनिल 2 ही होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, उनमें से किसी का भी नहीं है, ये तो एस्टर का है। तो यहाँ पे भी विटिंग रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं देता। चाहे आप एसिड ले लो, अब ये CO एसिड का है, कार्बोनिल का थोड़ी है, तो यहाँ पर भी विटिंग रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं देगा। विटिंग रिएजेंट सिर्फ कार्बोनिल पर रिएक्शन देता है, अल्फा बीटा बॉन्ड का या फिर किसी अदर फंक्शनल ग्रुप पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। ये की पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके। ठीक है ना, देखो जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। ठीक है, मेरे पास एक विटिंग रिएजेंट है, ये मेरे पास कोई विटिंग रिएजेंट है, तो मुझे अच्छे से पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है। ये यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और इसका एल्किल आके जुड़ जाता है। मतलब विटिंग रिएक्शन का जब मैं मैकेनिज्म भी करूँगी तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो ना कैसे बनाना है? डायरेक्ट मैकेनिज्म आपको आता ही है, चाहे बना के देख लेना, यही एल्केन आपको मिलेगी। तो हम बस ये कहना चाह रही हूँ कि डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ कार्बोनिल CO पर होगी। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये कोई कंपाउंड है भाई, ये विटिंग रिएजेंट में काम में ले रही हूँ, मुझे रिएक्शन करवानी है। तो मेरे पास 2 कार्बोनिल है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अब मुझे अच्छे से पता है मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, इसलिए जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो वो इस एल्डिहाइड पे ही होगी भाई, कीटोन पे नहीं होगी। ठीक है ना, तो कीटोन अपना मेंटेन है। अगर आप दूसरा मोल काम में ले लेते हो विटिंग रिएजेंट का, तो भाई अब तो ऑप्शन नहीं है ना, अब तो जो रिएक्शन होगी वो कीटोन पे ही होगी। अगर मैं आगे विटिंग रिएजेंट ले लूँगी तो अब तो कार्बोनिल CO बचा है ना, यही होगी रिएक्शन।
समझ रहे हो ना? इस तरह से आप व्हिटिंग रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड था, ठीक है, मुझे व्हिटिंग रिएजेंट दिया गया था और मुझे व्हिटिंग रिएक्शन करवानी थी। मुझे 2 मोल व्हिटिंग रिएजेंट दिए गए थे, ठीक है ना। अब रिएक्शन कैसे होगी भाई? मुझे अच्छे से पता है व्हिटिंग रिएजेंट कार्बोनिल पर ही रिएक्शन देता है, तो ये कीटोन है, RCOR कीटोन है, तो यहाँ रिएक्शन देगा, CO निकलेगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन निकलेगा और CH2 आ जाएगा, ये चीज़ बनेगी। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, फिर भी वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक है व्हिटिंग रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड की ही रिएक्शन है। अदर फंक्शनल ग्रुप व्हिटिंग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, तो यहाँ पर जो एस्टर है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। समझ गए ना कैसे आपको अप्रोच करना है व्हिटिंग रिएक्शन में? ये आपका व्हिटिंग रिएक्शन भी कंप्लीट है, ठीक है ना, व्हिटिंग रिएक्शन भी कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। व्हिटिंग रिएक्शन तो हो गया, इजी सा ही है, छोटा सा रिएक्शन है, सबसे छोटा यही है, व्हिटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, 5वीं रिएक्शन क्या है? नोवेंजेल कंडेंसेशन। नोवेंजेल कंडेंसेशन, नोवेंजेल कंडेंसेशन में क्या होता है ये चीज़ देखना कि हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं। हम करवाते हैं एरोमेटिक या सिंपल, यानी एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक या सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन। मिथाइलिन क्या होता है? CH2, यही होता है ना। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसी कंपाउंड में अगर है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या देते हैं? नोवेंजेल कंडेंसेशन देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है वो बेस के प्रेजेंस में होती है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलता है। क्या कहा मैंने? रिएजेंट और सबस्ट्रेट देखो। सबसे पहले रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसा कंपाउंड यूज़ करना है जिसके पास एक्टिव मेथिलीन हो, यानी CH2 हो और वो एक्टिव हो। एक्टिव मेथिलीन वो होते हैं जिनमें CH2 के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। CH2 के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक डोनेटिंग है, या हो सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ठीक है ना। कम से कम एक विड्रॉइंग तो होना ही चाहिए, कम से कम एक विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो वो एक्टिव कहाँ से हुआ, ठीक है ना। एक्टिव मेथिलीन बनाने के लिए कम से कम एक विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरा रिलीजिंग भी हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक विड्रॉइंग होना चाहिए। 2 वैलेंसी फ्री रहेगी मैथिलीन की, CH2, और उसकी 2 वैलेंसी फ्री, ये होता है मिथाइलिन। एक्टिव कब होगा? जब उसकी दोनों वैलेंसी पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे एक प्रेजेंट हो या 2 प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशन में वो एक्टिव मैथिलीन होगा, ठीक है ना। यह भी एक्टिव मैथिलीन है और ये भी एक्टिव मैथिलीन है, ठीक है ना। एक्टिव मैथिलीन समझ जाएंगे आप।
फिर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ गए ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको इस रिएक्शन में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है कि हमने जो कंपाउंड लिया है वो क्या है, उसके बेस पे आपको हो सकता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिल जाए, या हो सकता है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाए। समझ रहे हो ना, डिपेंड करता है हमने यहाँ जो मैथिलीन वाला कंपाउंड है वो क्या लिया है। अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिया जिसके पास साइनो या COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जल अपघटन से हमें एसिड ही देंगे ना। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कीटोन ले लिया तो उसका तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा लास्ट में। बस यही ध्यान रखो कि नोवेंजल कंडेंसेशन में हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड से करवाते हैं। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है ना, अभी मैं मैकेनिज्म बताती हूँ, देखना। देखो सबसे पहले एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड, ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी देख लो। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CuCS3 CuCS3, फिर मेरे पास ये कंपाउंड है COOET COOET। ठीक है, फिर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें इससे दोनों साइनो जुड़े हुए हैं, साइनो। फिर ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक साइनो और एक CHO है। ठीक है, और फिर लास्ट में ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही क्या है, CHO। तो भाई बीच में जो मैथिलीन ग्रुप है ये सब में CH2 ग्रुप बीच में है, मतलब सब में ही ये एक्टिव मैथिलीन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से संतुष्ट हो रही है। सब में विड्रॉइंग ग्रुप ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, इसको 3, इसको 4 और इसको अगर 5th कहा, तो मैं आपसे ये अगर पूछूं कि मुझे इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मैथिलीन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव मैथिलीन कौन सा होगा, तो वो मिथिलीन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ऐसे ही देखो जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वहाँ क्या होगा, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पर एक्टिव मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, आपको इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको विड्रॉइंग ग्रुप की नेचर देखनी है। ठीक है, देखेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, और यहाँ जो मेथिल है उसका क्या इफेक्ट लगेगा, +I, डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये यहाँ अगर रेजोनेंस करेगा तो इसका क्या लगेगा, +R। समझ रहे हो ना, +R लगेगा। तो हमें अच्छे से पता है कि जो रेजोनेंस होता है वो डोमिनेंट होता है इंडक्टिव पे, मतलब इसका जो डोनेटिंग पावर है वो ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, अगर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। मतलब मैं ये कह दूँ कि इन सब में अगर देखा जाएगा तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, सेकंड। सबसे लेस रिएक्टिव यही होने वाला है। अब इसको छोड़ दो, अब बाकी सबको देखो। ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो इस तरह से होता है CN। ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑब्वियसली ये आगे से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर देखो CHO है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जो H है उसका उतना इफेक्ट नहीं लगता, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है, तो डोनेट कहाँ से करेगा, तो इसका डोनेटिंग पावर बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, अब देखो मुझे कंपेयर करना है इन सब को,
इन सब में आप ये देखो कि डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा आएगा। देखो यहाँ भी दोनों एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ भी दोनों क्या है, एल्डिहाइड है। कीटोन और एल्डिहाइड में से डोनेटिंग पावर ज़्यादा किसका होता है, कीटोन का, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ होता है कौन, मैथिल, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैथिल प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि, ठीक है, आपको देखो चेक करना है तो यहाँ इसका प्लस आई लगेगा, इसका डोनेटिंग पावर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। मतलब अगर इन चारों को मैं कंपेयर करूँगी तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर इस मैथिल का लगेगा, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी इन चारों में सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम सेकंड की और फिर फर्स्ट की। अब देखो इन तीनों को, इन तीनों में देखो यहाँ तो दोनों साइनो है, मतलब इन दोनों का तो विड्रॉइंग इफेक्ट ही लगेगा। यहाँ पर एक साइनो और एक CHO, तो अगर साइनो और CHO को आप देखोगे तो विड्रॉइंग पावर ज़्यादा किसका होता है, साइनो का, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का माइनस आई लगता है, ठीक है ना। तो इसकी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्या, क्योंकि इसके पास दोनों ही साइनो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये वाला खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ये वाला मैथिलीन है। मतलब मैं ये कह दूँ ना कि जो थर्ड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इसमें एक साइनो है, इसमें एक भी साइनो नहीं है, सीधा ही दिख रहा है। साइनो अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है इसकी जो एसिडिटी वो ज़्यादा हो जाएगी साइनो की वजह से, ठीक है। तो मतलब सेकंड पे कौन आने वाला है, 4, और यहाँ आपका आ जाएगा 5th। ये आप ऑर्डर लिखेंगे एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड का, कि जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ 2 विड्रॉइंग थे जिनका स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थर्ड, देन 4th क्योंकि यहाँ एक साइनो है, फिर आएगा 5th क्योंकि वहाँ जो H है उसका डोनेटिंग पावर बहुत कम होता है, फिर आएगा फर्स्ट क्योंकि इसका प्लस R इसका I लगता है, तो प्लस I उतना डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद यहाँ सबसे कम कौन आ जाएगा, सेकंड। सबसे पहले आपको इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट, बाकी का हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना।